हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। हमने बात करी थी कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसके दो डिवीज़न पढ़ने वाले हैं। एक था फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा था फ्लूइड डायनेमिक्स। तो जब फ्लूइड स्टेशनरी में होता है, स्टेशनरी स्टेट में होता है, तो हम उसे फ्लूइड स्टैटिक बोलते हैं, जिसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि जब फ्लूइड मोशन में होगा तो उसको हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। जब फ्लूइड मोशन में होता है उसकी स्टडी को अपन बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जब फ्लूइड मोशन में होगा तब अगर मैं उसकी स्टडी करूंगा तो उसे बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। अब फ्लूइड डायनेमिक्स को पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर हम उस पर कुछ सर्टेन कंडीशंस नहीं अप्लाई करते। तो हमने अगेन फ्लूइड को कुछ कंडीशंस में बांध दिया है। जब वो फ्लूइड उन कंडीशंस को फॉलो करेगा तभी मैं इसको स्टडी कर पाऊंगा। ठीक है, तो कुछ टर्म्स से उनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसी को लेमिनार फ्लो भी बोला जाता है, इसी को स्टेडी फ्लो भी बोला जाता है। तो जब कोई फ्लूइड स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा होगा, स्टेडी फ्लो में होगा या लेमिनार फ्लो कर रहा होगा, तभी मैं उसको स्टडी कर सकता हूँ। ये फ्लूइड डायनेमिक्स की फर्स्ट फाउंडेशन है। अब देखिए स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट डज नॉट चेंज विथ टाइम। क्या कहना चाह रहा है, अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से एक ट्यूब बना दूं, इस तरीके से एक ट्यूब बना दूं, ये एक ट्यूब बनाई अपन ने, ठीक है, यहां से फ्लूइड आ रहा है और यहां से जा रहा है। स्ट्रीम लाइन का मतलब है कि अगर तुम किसी भी एक पॉइंट पर ऑब्जर्व करो तो यहां पर कोई जो भी पार्टिकल यहां पे आएगा, इसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। वी वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। तो इस पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है किसी भी स्पीड से, या डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड कुछ हो गया, तो जो भी पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा उसको इसी वेलोसिटी से ट्रेवल करना पड़ेगा। इससे पहले कोई पार्टिकल आया, वो सेम स्पीड से यहां से पास हुआ, दूसरा पार्टिकल आएगा, उसकी भी स्पीड सेम रहेगी। अगर कोई यहां पे पार्टिकल ऑब्जर्व करूंगा तो यहां का पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहां का पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो हर बार जब भी कोई पार्टिकल यहां पे आएगा वो हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा। ये इसकी बाउंडेशन है, इसे अपन ने बोला है स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो को आप कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई आपने बहुत छोटी एक ट्यूब का कॉम्बिनेशन बना दिया। इसको कहने का मतलब होगा जो पार्टिकल इस ट्यूब में चल रहा है वो कभी भी ना तो इस तरफ जा सकता है ना ही इस तरफ जा सकता है, कि इस ट्यूब में यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी फिक्स है, हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफाइंड है। इस ट्यूब के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी डिफाइंड है। इस ट्यूब में जो भी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी इस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, या इस एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में अगर शिफ्ट हो। ऐसा माने अपन कि इस ट्यूब में, एक बड़ी वाली ट्यूब में बहुत सारी 100-200 अपन ने स्मॉल ट्यूब्स को इमेजिन करा है। तो एक ट्यूब में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कभी भी दूसरी ट्यूब की तरफ नहीं आएगा, दूसरे ट्यूब से इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह का इमेजिन अगर अपन कर ले तो इस फ्लो को अपन बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। इस पूरी ट्यूब में ऐसा मान लीजिए कि यहां पर जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी अगर इस तरफ है, तो यहां पे कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये घूम फिर के जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ ही रहेगी, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी, फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगी, और जब इस तरह से सब एक रूल को फॉलो करने लग जाएंगे तो इसके अंदर फ्लो होने वाला पूरा फ्लूइड बहुत ही स्मूथली फ्लो होगा और कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर सब ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए आपने परेड देखी होगी, 26 जनवरी की परेड, 4 पार्टिकल के पीछे 4 पार्टिकल फिक्स है, उसके पीछे अगेन 4 पार्टिकल। तो ऐसे करते हुए जो मोशन होता है इसे अपन बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक ट्यूब में आप छोटी छोटी ट्यूब्स को अगर इमेजिन करें तो इसे आप बोलेंगे स्ट्रीम। यही है स्ट्रीम। इस एक स्ट्रीम को अपन ने यहां पे बाहर बनाया है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स से बना दूंगा तो क्या बन जाएगी, ट्यूब बन जाएगी। तो इन स्ट्रीम्स का अगर फ्लो फिक्स हो जाए तो इसे अपन बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट अपना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी आर सेम एट एवरी पॉइंट इन द ट्यूब। क्या कह रहा है, सेम चीज है, ये ट्यूब है, और इस तरीके से मैंने इसे बना दिया, ये एक ट्यूब है। अब यहां से इस जगह से अगर मैं इमेजिन करूं तो इस जगह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है v1 स्पीड से, और इसका एरिया है a1, और यहां पर इसका एरिया चेंज हो गया है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी v2 है और एरिया है a2। ठीक है, एक ट्यूब है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक ट्यूब है, इसके अंदर स्टेडी फ्लो हो रहा है और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। ये तीन कंडीशंस है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट या एट एवरी पॉइंट इन द ट्यूब इज सेम। तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट a1 इंटू v1 इक्वस टू, मान लेता हूं कि किसी कांस्टेंट c के बराबर है, तो फिर इसका प्रोडक्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो a2 इंटू v2 इक्वस टू भी किसके होगा, c के होगा। अगर मैं कोई थर्ड पॉइंट ले लूं, यहां पे मैं कहूं कि इसका एरिया a3 है और वेलोसिटी v3 है, तो बताओ यहां पे इसका a3 इंटू v3 किसके बराबर होगा, तो ये भी किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो मैं कह सकता हूं a1 v1 इक्वस टू a2 v2 इक्वस टू a3 v3। तो किसी भी जगह पे जाके, किसी भी पॉइंट पे जाके अगर मैं एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट करूं तो वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो a1 v1 इक्वस टू a2 v2 इक्वस टू a3 v3। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये कुछ और नहीं है, ये मास बैलेंस से आती है। देखो मास बैलेंस क्या होता है उसे समझते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास कहां से आती है, इस चीज को समझते हैं। इसे कहते हैं मास बैलेंस। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो इसके अंदर मैंने कुछ फ्लूइड भेजा, अगर मैं इसके अंदर m मास का फ्लूइड इन करता हूं तो एग्जिट भी कितना होगा, m मास ही होगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा फ्लूइड से फिल्ड है पहले से। अगर मैं इसमें m मास इन करूंगा तो m मास को यहां से एग्जिट होना पड़ेगा, और मैं कहूंगा कि पूरे रास्ते में से m मास को शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने m मास डाला और उसके अंदर एडजस्ट हो गया, आपने इधर से m मास डाला तो इधर से m मास निकलना पड़ेगा। अब यहां से देखो इसका एरिया a1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है, तो एक सेकंड में ये कितना चलेगा, v1 ही चल जाएगा। तो मैं कहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लूइड का इन हो रहा है वो कैसे आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा v1 इंटू a1। दिस इज, ये वेलोसिटी है और ये कैपिटल V वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना आया v1 इंटू a1। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मास कितना होगा, तो मास m इक्वस टू होता है रो इंटू v, तो यहां पे आ जाएगा रो इंटू a1 इंटू v1। इतना मास भाई यहां से हमने इसमें इन करा है एक सेकंड में, तो एक सेकंड में यहां से कितना मास निकलना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ मास निकलना चाहिए। तो यहां से एग्जिट होने वाला मास कितना होगा, यहां की वेलोसिटी तो कितनी है v2, तो एक सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा v2, तो a2 इंटू v2 इंटू रो, ये आ जाएगा m। और यहां से इन किया हुआ मास और यहां से एग्जिट किया हुआ मास दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं कहूंगा रो a1 v1 इक्वल टू रो a2 v2। रो a1 v1 इक्वल टू रो a2 v2, रो से रो कैंसिल हो गया, तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। दिस इज इक्वेशन ऑफ मास बैलेंस, मास बैलेंस, और इसे कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। बहुत ज्यादा यूजफुल है, फ्लूइड डायनेमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एक बार इसे नोट कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो
ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड वेलोसिटी आर सेम एट एवरी पॉइंट। ये A1 V1 है, A2 V2 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कहाँ से फाइंड करिए अपन ने? मास बैलेंस से फाइंड करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके मुझे इसे फाइंड आउट करना है कि एक ट्यूब है जिसका एरिया यहाँ का A1 है और यहाँ का एरिया है A2, और ये बोला गया है कि A1 इज 4 टाइम्स ऑफ A2। A1 जो है वो A2 का 4 गुना है। अगर यहाँ की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो आपको बताना है कि भाई यहाँ पे स्पीड कितनी होगी। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन में कह सकता हूँ A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक ट्यूब है जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है और इस जगह पे एरिया कम है, इस जगह पे एरिया ज्यादा है। यहाँ का एरिया A2 है, यहाँ का एरिया 4 टाइम्स ऑफ A2 है। यहाँ की स्पीड इनको पता है कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ की पता करनी है। तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। A1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4 टाइम्स ऑफ A2 इंटू V1 इक्वल्स टू A2 इंटू V2। A2 से A2 कैंसिल हो जाता है और V2 इक्वल्स टू आ जाता है 4 टाइम्स ऑफ V1। तो V2 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू V1 कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आएगी यहाँ की, इस जगह की वेलोसिटी V2 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? देखो, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। एक टैप है जिससे वाटर का फ्लो हो रहा है। एक नल होता है अपने घर पे, उसको अपन ओपन करते हैं, तो जब उसमें से स्मूथ वाटर फ्लो हो रहा होता है, तो पहले तो ये बताओ कि जब ये यहाँ से वाटर फ्लो होगा तो ये नीचे जाने के बाद में इसका एरिया ऐसे बढ़ता है कि इसका एरिया ऐसे कम हो जाता है? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट सिचुएशन अचीव होगी कि सेकंड सिचुएशन अचीव होगी? तो देखो, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन अपन चेक करते हैं कि भाई यहां पर अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर है, वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और यहां से इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई? वेलोसिटी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इंक्रीज होगी, ठीक है ना। और अब तो ये बाउंडेड भी नहीं है कि भाई इसको किसी ट्यूब में फिक्स डायमेंशन में चलना है, तो ये ओपन है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही यहाँ से रवाना होगा इसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ने लगेगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी इसका एरिया क्या होगा? वेलोसिटी को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, A1 V1 इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट, तो A1 या A लिखूं, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया डिक्रीज होगा, ठीक है। मुझे पता करना है कि A2 क्या होगा अगर ये 7 मीटर फॉल करता है, तो यहाँ से 7 मीटर ड्रॉप करेगा तो A2 की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता करनी है कि भाई यहाँ पे V क्या होगा। जैसे ही मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता चलेगी मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दूंगा और पता कर लूंगा कि भाई इसका एरिया भी कितना होगा। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ का वेलोसिटी पता करना है तो एक वाटर के इस कॉम्बाइंड सिस्टम को मैं इमेजिन करता हूँ। ये यहाँ से रवाना होता है कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये यहाँ से 7 मीटर ट्रेवल करता है। कितना? 7 मीटर। 7 मीटर ट्रेवल करने के बाद में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी ये अपन को पता करना है। तो 7 मीटर ट्रेवल करके 2 मीटर पर सेकंड से चलता है 7 मीटर, और एक्सेलरेशन कितना है? g के बराबर है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। लेकिन थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ेगी हमें, v स्क्वायर इक्वल्स टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर यहां पर फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी? v स्क्वायर अभी मुझे नहीं पता, लेकिन u स्क्वायर कितना है? 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? g के बराबर है 10 इंटू s कितना है? 7। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और v इक्वल्स टू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाती है 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 6 टाइम्स होगी। अब हम डेटा लिखते हैं। v1 कितना था भाई? v1 था 2 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड।
A1 कितना था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो A2 कितना होगा पता करना है। तो हम लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, और यहाँ से A2 लिखा जा सकता है A1 V1 अपॉन V2। A1 कितना है 20 इंटू V1 कितना है 2 अपॉन में V2 कितना है 12। तो ये 6 आ गया, ये 10 आ गया और ये आ गया 3। तो 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपना एरिया हो गया। कौन सा? जब पानी नीचे गिरेगा, जब नीचे टकराएगा तो इसका एरिया सिर्फ 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने फाइंड किया है, लेकिन हमने यहाँ पे फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट भी यूज करे हैं। फ्री फॉल में क्या होता था, एक पार्टिकल को जब यहाँ से छोड़ा जाता था तो इसकी स्पीड किस तरीके से चेंज होती थी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के अपन देखते थे v² = u² + 2as। तो यहाँ पर v² की वैल्यू से अपन को v मिला 12 मीटर पर सेकंड। जब वो 7 मीटर ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और अगर मुझे वेलोसिटी पता चल गई तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। इसे लिख लीजिए भाई, फाइंड एरिया ऑफ the fluid when it reaches the ground 7 मीटर बिलो। जब 7 मीटर नीचे ग्राउंड पे टकराएगा तो इसका एरिया क्या होगा, ये गिवन डेटा आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 7 मीटर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मास बैलेंस। कंटिन्यूटी इक्वेशन और मास बैलेंस दोनों एक ही है, ठीक है ना। कई बार हमें मास बैलेंस से भी सॉल्यूशन करने पड़ते हैं। जैसे इस वाले केस में देखना, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस फ्लूइड की वेलोसिटी जो है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और इसका एरिया है 2a के इक्वल। ये वाला एरिया a के इक्वल है और यहाँ की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है। ये वाला एरिया 3a के इक्वल है, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपना क्या रहेगा कि भाई 10 मीटर पर सेकंड से अगर 2a जा रहा है तो डेफिनेटली यहां से 2a इंटू 10 वॉल्यूम इन कर रहा हूं मैं। कितना वॉल्यूम इन कर रहा हूं 2a इंटू 10। एक सेकंड में 2a इंटू 10 का वॉल्यूम में इन कर रहा हूं, और यहां से a इंटू 12 का वॉल्यूम एक सेकंड में आउट कर रहा हूं। और यहां से कितना वॉल्यूम आउट कर सकता हूं वो तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम इन करूंगा फ्लूइड का उतना ही वॉल्यूम आउट होगा। जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मास, उसके अकॉर्डिंग मास होगा। तो हम मास बैलेंस की बात करें, जितना मास इन होगा उतना ही मास क्या होगा आउट होगा। यहां से वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका वॉल्यूम भी रो से, इसका वॉल्यूम भी रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। मास बैलेंस करेंगे तो वॉल्यूम इन मैं लिखूंगा, वॉल्यूम इन इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम आउट। और ये वॉल्यूम कब का है? पर यूनिट टाइम। किसी भी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वॉल्यूम इन और वॉल्यूम आउट जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम इन क्या होगा? वॉल्यूम इन को अगर मैं देखना चाहूं तो 10 मीटर पर सेकंड से है, तो एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगा 10 मीटर, और एरिया कितना है 2a। तो एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम इक्वल्स टू वी आउट तो दो हो रहे हैं, दो जगह से आउट हो रहा है। तो पहला वाला है 12 इंटू ए प्लस, इसकी मान लेता हूं कि वेलोसिटी v है तो v इंटू 3a, ये हो गया सेकंड। तो v इन इक्वल्स टू v आउट। अब मैं देखता हूं कि कितना कितना इन आउट हो रहा है। तो देखो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो 20a इक्वल्स टू 12a प्लस 3v इंटू a से a तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो 3v इक्वल्स टू आ जाएगा 20 माइनस 12 और v इक्वल्स टू आ जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ जाती है अपने पास। किसकी वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है इस वाले एरिया की। तो इस वाले एरिया से डेफिनेटली 8/3 मीटर पर सेकंड से फ्लो होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है क्या? मास बैलेंस से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर इसका क्वेश्चन लिखना हो तो क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3a क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब। फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन
3 ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अपन को कैलकुलेट करनी है, ये गिवन डेटा अपन को, ठीक है। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख के ही क्लियर हो जाते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है, कह क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और ये है एनर्जी ऑफ डायनेमिक फ्लूइड। अगर भाई एक फ्लूइड मोशन में है तो उसके पास कितने तरह की एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि जब फ्लूइड मोशन में होगा तो उसे जब मैं स्टडी करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कितने तरह की इसके पास एनर्जीज है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं कहूँ कि एक फ्लूइड है, इधर की तरफ बना देता हूँ, इस तरीके से, भाई तो साथ आ जाए, पहले एक काम कर, ये एक ट्यूब बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, इसकी हाइट भी अलग अलग है, और अगर मैं यहाँ पे इसका एक रेफरेंस पॉइंट बना दूं ये वाला, तो ये वाली ट्यूब यहाँ से H1 हाइट पे है और यहाँ से H2 हाइट पे है। यहाँ पर इसका एरिया A1 है और यहाँ पर इसका एरिया A2 है। यहाँ पर इसके पार्टिकल्स की वेलोसिटी V1 होगी, तो यहाँ पर इसके पार्टिकल्स की वेलोसिटी V2 है। यहाँ पर इसका प्रेशर P1 है, तो यहाँ पर इसका प्रेशर P2 है। जस्ट इतनी सी बात अपन करते हैं कि भी एक ट्यूब में अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो इसकी डायमेंशंस मान लेते हैं कि इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो इस फ्लूइड के पास क्या क्या होगा, जब पार्टिकल मोशन में होता है तो इसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली इस फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स मोशन। इसके मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो यहां पर एक तरह का एनर्जी का कंसेप्ट अगर मुझे समझना हो कि कौन सी एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो एक पार्ट हो गया इसका, ड्यू टू इट्स मोशन। अगर मोशन में है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर स्टेशनरी होता तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी शायद नहीं होती। प्रेशर एनर्जी, इस फ्लूइड में हर जगह पर, इस फ्लूइड में क्योंकि एक बंद ट्यूब के अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लूइड के अंदर हर पॉइंट पर इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और ड्यू टू इट्स प्रेशर इसके किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के पास एक प्रेशर एनर्जी होगी। और इस वाली एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर फॉर मास एम। एम मास के लिए इसे क्या लिखा जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। प्रेशर एनर्जी को अगर एम मास की बात करूं तो एम मास का वॉल्यूम कितना होता है वी, तो प्रेशर इक्वल ये हो जाएगा पी इंटू वी इंटू रो, सॉरी प्रेशर एनर्जी, V वॉल्यूम के पास अगर P प्रेशर है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी P इंटू वी। और थर्ड पोटेंशियल एनर्जी, अगर M मास है तो यहां पर अगर कोई भी मास M कंसीडर करो, इसकी हाइट अगर H है तो मैं कहूंगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, ठीक है। ये तीन तरह की एनर्जीज अपन कंसीडर करेंगे कि एक डायनेमिक फ्लूइड के पास होती है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है एनर्जी ऑफ डायनेमिक फ्लूइड। क्या मतलब है इसका, अगर एक फ्लूइड मोशन में है तो उसके पास कितने तरह की एनर्जीज होगी। यूजुअली एक पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और ड्यू टू इट्स पोजीशन इसके पास पोजीशन एनर्जी भी होती है, इसे अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जब एक फ्लूइड, यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्यूब है उसमें फ्लूइड को फ्लो करवाया है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन देखते हैं कि इसकी हाइट h1 है, एरिया a1 है, प्रेशर p1 है और वॉल्यूम क्या है इसका v1 है, सॉरी स्पीड जो है वो v1 है, और यहाँ पर ये सारे डेटा दिए हुए v2। अगर मैं कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू इट्स मोशन, तो इसके फ्लूइड के पार्टिकल्स तो मोशन में अभी सारे के सारे, तो इस मोशन की वजह से इसके पास क्या होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी को मास m के लिए क्या लिखा जाता है, हाफ m v स्क्वायर। अगर m मास है सब्सटेंस का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। सेकेंड प्रेशर एनर्जी, हम देखते हैं कि इस पूरे फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे अगर तुम देखोगे तो वहां पर कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और उसी प्रेशर की वजह से किसी पर्टिकुलर वी वॉल्यूम के पास क्या आ जाएगा, अगर इसका वॉल्यूम वी है और इसका प्रेशर पी है तो डेफिनेटली इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसे अपन बोलेंगे प्रेशर एनर्जी। ये प्रेशर की वजह से होती है और इसका अमाउंट होता है पी इंटू वी। थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी,
अगर मैं इसको किसी रेफरेंस से देखूं तो इस वाले फ्लूइड की पोजीशन H1 हाइट पे है, इस वाले की H2 हाइट पे है। ड्यू टू इट्स पोजीशन इसके पास एक एनर्जी होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh1 होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh2 होगी फॉर m मास के लिए। ठीक है, m मास की एनर्जी इसकी कितनी होगी mgh, इसकी होगी v वॉल्यूम के लिए pv और इसकी m मास के लिए हाफ m v स्क्वायर। तो अगर फ्लूइड डायनेमिक फ्लूइड की बात करें तो इसके पास तीन तरह की एनर्जीज होगी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन्हीं एनर्जीज का यूज करने वाले हैं हम नेक्स्ट थ्योरम में, जिसे अपन कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, जो भी फ्लूइड डायनेमिक्स है उसके अंदर बहुत सारी चीजें यहीं से निकल जाती है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है? बर्नौलीज थ्योरम, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो कंडीशन समझते रहना साथ साथ में, जैसे जैसे बोलूंगा कंडीशंस भी अप्लाई होती रहेगी। इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, सबसे पहले तो फ्लो कैसा है? स्टेडी फ्लो है, ऑफ आइडियल फ्लूइड है, इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस फ्लूइड होगा, थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म पे तो स्टडी कर ही सकते हैं अपन, बहुत सारी चीजें बदलती नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म ले लेते हैं तो वेरिएशन मिल जाता अपन को। ठीक है, द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द ट्यूब। तीन एनर्जीज है, इन तीनों एनर्जीज का जब मैं सम करता हूं तो वो हर एक पॉइंट पर सेम होता है। ये कहता है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम अगर मैं लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा? नेक्स्ट पेज में अपन एक काम करते हैं, पूरा सेटअप बना लेते हैं इसका। ये एक ट्यूब है, यहां से इस तरीके से ये ट्यूब है। ठीक है, और ये कोई अपना रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस से इस वाली जगह की हाइट में लिख देता हूं h1, इस वाली जगह की हाइट में लिख देता हूं h2। यहाँ का प्रेशर जो है वो मैं लिख देता हूं P1 है, प्रेशर यहाँ पे P1 है, एरिया यहाँ का A1 है और वेलोसिटी यहाँ की V1 है इस तरफ। और सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है और एरिया A2 है। ये तीन टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी है। इस पॉइंट पे या किसी भी बिटवीन पॉइंट पे सम ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि यहां पर टोटल एनर्जी क्या होगी, तो प्रेशर एनर्जी यहां पर कितनी आ जाएगी? P1 इंटू वी, वी क्या है? वॉल्यूम, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जाएगा? हाफ इंटू एम, एम की जगह में लिख दूंगा सेम वी वॉल्यूम के लिए, मैं वी वॉल्यूम के लिए लिख रहा हूं तो P1 इंटू वी, वी वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी? P1 इंटू वी प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी इंटू, ये तो m हो गया, यहाँ पर स्पीड कितनी है? v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, m की जगह लिखूंगा रो इंटू वी इंटू जी इंटू एच। और ये तीनों मिला के क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तीनों मिला के क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। यहाँ पे हर एक टर्म में v है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इस v को उठा के अगर मैं उधर भी भेज दूं तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, और v वॉल्यूम भी कैसा रहेगा? किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो ये वॉल्यूम भी कैसा है? कांस्टेंट है। तो ये इधर भेज दिया, तो यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वस टू सी। ये है बर्नौलीज थ्योरम। तो ये तो मैंने इस पॉइंट के लिए लिखा है, 1 के लिए। अगर मैं सेकेंड इस पॉइंट के लिए लिखना चाहूं इसी बात को, तो क्या लिखा जा सकता है? तो ये लिखा जा सकता है P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 इक्वस टू C। ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे, यही तो बोला गया है कि इस ट्यूब में तुम किसी भी जगह पे लिख लो, हर जगह पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो इसकी वैल्यू को मैंने C के इक्वल रखा, तो इसकी वैल्यू को भी किसके इक्वल रखूंगा? C के इक्वल रखूंगा। और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि भाई P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वस टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये है बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन। तो चाहे तुम पहले वाले मेथड से लिखो, चाहे तुम दूसरे वाले मेथड से लिखो, सॉल्यूशन फाइनली अपन इसी तरीके से करने वाले हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है
कि किसी भी ट्यूब में जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, अगर उसमें आइडियल फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है और स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप जाकर एनर्जी लिखना चाहोगे तो एनर्जी का सम तीनों का कैसा होगा, सेम होगा। तो मैंने पहले एनर्जी का सम लिखा है, यहाँ पर मैंने पहले टोटल एनर्जी का सम लिखा है और इसमें से V को एलिमिनेट करा है, तो यहाँ पे ये वाली जो एनर्जी है ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। ये तो किसी वॉल्यूम की एनर्जी थी, एम मास की एनर्जी थी, ये पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम से अपन ने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो पर यूनिट वॉल्यूम ये सिस्टम आया अपने पास। ये वाला एनर्जी किसकी थी, V वॉल्यूम की। कोई भी वॉल्यूम अगर V होता तो उसकी एनर्जी ये होती, लेकिन ये वाली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है, पर यूनिट वॉल्यूम इतनी एनर्जी होगी। इन एनर्जी को अपन अगर नाम देना चाहे तो इसे बोल सकते हैं, इसे P1 को प्रेशर हेड बोला जा सकता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू प्रेशर, इसे बोला जा सकता है प्रेशर हेड। इसे वेलोसिटी हेड बोला जा सकता है और इसे पोटेंशियल या पोजीशन हेड बोला जा सकता है। क्या बात क्लियर है? तो ये है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि भाई अगर आप कोई भी ट्यूब ले लो, इस ट्यूब की किसी भी पॉइंट पे जाके चेक करोगे तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो तीनों पर यूनिट वॉल्यूम पे जब तुम इसका सम करोगे तो ये कोई कांस्टेंट के बराबर आएगा और हर जगह पर सेम होगा, ठीक है। ये है बर्नौलीज थ्योरम, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बर्नौलीज थ्योरम के साथ में ये तो स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है, तो इसे आप लर्न कर सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। बर्नौलीज थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, ये बहुत बड़ा तगड़ा एप्लीकेशन है कि हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए बर्नौलीज थ्योरम किस तरीके से एक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल पाइप बना देता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल पाइप देखो, ये एक ट्यूब है इस तरीके से, और ये ट्यूब इस तरीके से जाके यहाँ पे पतली हो जाती है। इस तरीके से, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के लिए एक खास कंडीशन है कि भी हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि इसका सेंटर पॉइंट जो होगा, इस सेंटर पॉइंट पे जो पार्टिकल्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे और इक्वल हाइट पे होंगे, ठीक है। यही मतलब है हॉरिजॉन्टल पाइप का। तो इस हॉरिजॉन्टल पाइप में क्या स्पेशल है, इसमें एक दो चीजें हैं जिनकी वजह से ये स्पेशल हो जाती है। अगर मैं इसका कोई भी रेफरेंस पॉइंट लूं तो यहां से इसकी हाइट h है और यहां से भी इसकी हाइट कितनी है, h है। दोनों जगह पे इक्वल हाइट है, इसका मतलब दोनों जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, इक्वल है, ठीक है। यहां पर इसका एरिया जो है वो A1 है, एरिया कितना है इसका A1, और इसकी वेलोसिटी है V1, और यहाँ पे इसका एरिया डेफिनेटली कम है, यहाँ पर इसका एरिया A2 है और वेलोसिटी कितनी है V2। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें पता है कि A1 V1 इक्वल टू किसके होता है, A2 V2 के। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भी फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि भाई A1 जो है वो A2 से ज्यादा है, A1 A2 से ज्यादा है, सो V2 जो होगा वो V1 से ज्यादा होगा। इतनी बात मुझे क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि भाई V2 V1 से ज्यादा होगा। अब अपन यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अगर अप्लाई करना चाहे तो यहाँ का प्रेशर अगर P1 है और यहाँ का प्रेशर अगर P2 है, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वस टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। क्योंकि पोटेंशियल हेड दोनों का सेम है तो पोटेंशियल हेड से पोटेंशियल हेड कैंसिल हो जाएगा और अपने पास इस इक्वेशन में जो बचेगा वो रहेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वस टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखिए कैसे, V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1। चलिए पहले एक बार आप एक काम कीजिए,
एक बार थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि भाई प्रेशर P1 वाली जगह पे ज़्यादा होगा कि P2 वाली जगह पे ज़्यादा होगा। यहाँ से एक फ्लूइड पास हो रहा है, ये फ्लूइड यहाँ से आते आते सिकुड़ने वाली नली में आ जाता है। यहाँ पर इसकी स्पीड V2 है जो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी स्पीड V1 है जो बहुत कम है। अब आपको आइडिया लगाना है कि प्रेशर P1 का ज़्यादा होगा कि P2 का ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन आई है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और ये किसके बराबर होगा? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसका मतलब ऐसे समझिए कि A प्लस B इक्वल्स टू हो रहा है C प्लस D, कुछ इसी तरह का है A B C D। तो A प्लस B इक्वल्स टू हो रहा है C प्लस D। ठीक है, अगर मैं कहूं इफ A इज ग्रेटर देन C, ये A जो है ये C से ज्यादा है, ये A C से ज्यादा है। अब A प्लस B तो C प्लस D के बराबर है, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। अगर ये ज्यादा है ये कम है तो इन दोनों में से इसको ज्यादा होना पड़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? A प्लस B अगर C प्लस D से इक्वल में है तो A ज्यादा है C से तो B को कम होना पड़ेगा, D को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी ये ज्यादा और कम मिलके इन दोनों के इक्वल हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि A भी ज्यादा, A C से ज्यादा है और B D से ज्यादा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वरना तो ये दोनों मिला के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर ये वाली एक टर्म इसकी एक टर्म से ज्यादा है तो हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि भाई ये वाली टर्म इससे कम होनी चाहिए। तो अब मैं आता हूं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मुझे पता है कि V2, देख लेते हैं, V2 इज ग्रेटर देन V1 था। कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपन ने देखा कि V2 इज ग्रेटर देन V1। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर V2 V1 से ज्यादा है तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इसमें से और इसमें से कौन ज्यादा होगा? तो डेफिनेटली ये ज्यादा होगा। ध्यान दो, V2 और V1, V2 इज ग्रेटर देन V1 है, V2 ज्यादा है तो ये वाली टर्म ज्यादा होगी, ये वाली टर्म कम होगी। अब इन दोनों का रिलेशन तो अपन को पता है, ये ज्यादा है ये कम है, तो इसको कम होना पड़ेगा इसको ज्यादा होना पड़ेगा। तो V2 इज ग्रेटर देन V1 देन हाफ रो V2 स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा हाफ रो V2 V1 स्क्वायर से। और इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। देखो P1 जो है वो P2 से फिर ज्यादा होगा। इन दोनों में से ये ज्यादा है, ठीक है ना, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, ये अगर ज्यादा है इससे तो ये वाला P1 इससे ज्यादा होगा। तो P1 इज ग्रेटर देन P2। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि भी अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है और इस पाइप में कोई फ्लूइड का स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज़्यादा है, यहाँ का एरिया कम है, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ की वेलोसिटी कम है। इनकी एनर्जीज को मैंने लिखा, पोटेंशियल हेड दोनों के लिए सेम है। तो जब एनर्जीज को मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब दोनों का सम तो इक्वल ही है, काइनेटिक प्लस प्रेशर करूंगा तो दोनों का सम कैसा आएगा? इक्वल। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कम है तो यहाँ की कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो यहाँ की प्रेशर एनर्जी कम होगी। इस तरीके से अपन ने कैलकुलेट करा है। तो हमें अब यहाँ पे ये पता चल गया कि इस तरह की ट्यूब में प्रेशर कहाँ का ज्यादा होगा? जहाँ की वेलोसिटी कम होगी, जहाँ का एरिया ज्यादा होगा, वहाँ का प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्या बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से एप्लीकेशन है, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर विथ एक्स। अब इस ट्यूब के अंदर अगर मैं फ्लूइड फ्लो कर रहा हूं तो आपको इसका वेलोसिटी का और प्रेशर का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस तरफ एक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ और ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक्स इस तरफ बढ़ रहा है और वी इस तरफ। तो इनिशियली यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी डेफिनेटली थोड़ी कम ही होगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्स्टेंटली इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रह रही है, लेकिन यहाँ पे इसका एरिया कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। जिस तरीके से एरिया कम हो रहा है उसी तरीके से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये लो वेलोसिटी बढ़ गई और फिर
कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे आने के बाद में फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एक नया ग्राफ बनाना चाहूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इस बार में यहाँ से यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रेशर को, तो प्रेशर का ग्राफ किस तरीके से दिखेगा। जब यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा से स्टार्ट होगा। देखा ना, एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा से स्टार्ट होगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर कुछ समय बाद जब एरिया चेंज होगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, जिस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी तरीके से प्रेशर चेंज होगा। ये वाला ग्राफ प्रेशर का, और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, और ये प्रेशर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। ये है एक ट्यूब में फ्लो होने वाले फ्लूइड का वेलोसिटी और प्रेशर का ग्राफ। तो अगर फ्लूइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर से हमें आइडिया लग गया कि भी एरिया चेंज हो रहा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता चल गया कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो प्रेशर भी चेंज होगा। ये इस तरीके